एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवा दिया था। हम 8th क्लास साइंस पढ़ रहे हैं। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। मैंने इसके 2 पार्ट किए हैं, तो 2 पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं और ये हमारे मित्र किस तरीके से होते हैं और शत्रु किस तरीके से होते हैं, ये सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सूक्ष्म जीव वो जीव होते हैं जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। नग्न आंखों से नहीं देख सकते तो इसे किसके द्वारा देखा जाए, तो इन्हें हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देखे जा सकते हैं। ये नग्न आंखों से क्यों नहीं दिखाई देते, क्योंकि ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। जो भी एक कोशिकीय जीव होते हैं ये सिंगुलर सेल्स के बने होते हैं, वो हमारी आंखों के द्वारा दिखाई नहीं देते हैं, तो इन्हें हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम। ऐसे जीव जिनका आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। जैसे ब्रेड पर लगने वाले कवक है ना, जैसे ब्रेड पर लगने वाले कवक, रोटी पर फफूंद। हम जब 1 या 2 दिन की बासी रोटी रह जाती है तो उस पर फफूंद आ जाती है। क्या उस फफूंद में उपस्थित सूक्ष्म जीव हमें दिखाई देते हैं? नहीं, लेकिन अगर हम उनको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखें तो वो हमें इजीली दिखाई देंगे, क्योंकि सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय होते हैं। ये सिंगल सेल सिंगुलर के बने होते हैं, है ना। तो इन्हें कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? इन्हें 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। जीवाणु, कवक यानी फंजाई, प्रोटोजोआ, शैवाल, है ना, और विषाणु भी हैं। विषाणु भी सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु ये अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। ये केवल परपोषी में ही गुणन कर सकते हैं। परपोषी मतलब दूसरे के शरीर में गुणन करना। परजीवी के शरीर में या दूसरे जीव के शरीर में गुणन करना या अपनी संख्या को बढ़ाना गुणन कहलाता है। ये विषाणु होते हैं। जीवाणु पौधे या जंतु कोशिका सभी में गुणन कर सकते हैं। अब सूक्ष्म जीव, उनके नाम और विवरण। ये कितने प्रकार के होते हैं? जीवाणु स्पाइरल छड़नुमा जीवाणु होता है। ये एक कोशिकीय जीव हैं। जिसे टाइफाइड तथा हैजा रोग किससे फैलता है? स्पाइरल छड़नुमा जीवाणु से फैलता है, जो एक प्रकार का जीवाणु है। प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, यह एक कोशिकीय जीव है। अतिसार तथा मलेरिया रोग प्रोटोजोआ नामक जीवाणुओं द्वारा फैलता है। तीसरा आता है कवक, राइजोपस, पेनिसिलियम। राइजोपस तो आपने देखा होगा, बारिश के टाइम पे वो छतरी नुमा संरचना जहाँ गंदी जगह होती है या फिर साफ जगह पे भी हो जाते हैं, कभी कभी ये उगाते हैं। तो जहाँ पे जो बारिश के टाइम पे जो छतरी नुमा, जिसे हम आम भाषा में बंदर की छतरी बोलते हैं ना, तो वो जो छतरी नुमा संरचना होती है उसे हम राइजोपस बोलते हैं। ये बहुकोशीय जीव हैं, उनको हम देख सकते हैं। जो छतरी नुमा संरचना होती है उन्हें हम आसानी से देख सकते हैं। तो ये बहुकोशिकीय जीव में आ गए। जो जीव बहुकोशिक होते हैं उन्हें हम आंखों से इजीली देख सकते हैं। सिर्फ एक कोशिकीय जीवों को हम आंखों के द्वारा नहीं देख सकते। शैवाल, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा, ये भी बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जिन्हें हम आंखों से आसानी से देख सकते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? अब आता है सूक्ष्म जीव। देखो सूक्ष्म जीव क्या होता है वो पढ़ लिया कि सूक्ष्म जीव इतने छोटे जीव होते हैं जिन्हें हम आंखों के द्वारा नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि ये एक कोशिकीय जीव होते हैं और एक कोशिकीय जीवों को हमारी आंखें देखने में सक्षम नहीं होती। फिर ये कहाँ पाए जाते हैं? ये हर जगह पाए जाते हैं। जैसे बर्फीली जगह पे, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो, वहाँ पे जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो, मरुस्थल हो, दलदली, सभी जगहों पे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। फिर आता है मित्रवत सूक्ष्म जीव। मित्रवत, ये हमारे मित्र कैसे हो सकते हैं भाई? अभी तो हमने पढ़ा आगे कि जीवाणु है जो हमारे शरीर में मलेरिया रोग उत्पन्न कर रहे हैं, अतिसार रोग उत्पन्न कर रहे हैं, हैजा रोग उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये हमारे मित्र किस तरीके से? ये तो हमारे शरीर में बीमारियां पैदा कर रहे हैं। पर
कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो हमारे मित्र होते हैं, जैसे दूध में लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु पाया जाता है। ये क्या करता है, दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। अगर लैक्टोबैसिलस जीवाणु नहीं हो तो हमारा दूध दही में नहीं बदलेगा। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं हम किस तरीके से मित्र सूक्ष्मजीव हमारी हेल्प करते हैं। मित्रवत सूक्ष्मजीव, कुछ सूक्ष्मजीव हमारे लिए अनावश्यक होते हैं। इनका उपयोग निम्न कार्य में होता है: दही, ब्रेड तथा केक बनाने में, अल्कोहल निर्माण में, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में, औषधि निर्माण में, मृदा की उर्वरता बढ़ाने में। ठीक है, दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होते हैं जो दूध को दही में बदल देते हैं। अब देखो, दही, ब्रेड तथा केक बनाने में दही में कौन से जीवाणु होते हैं? लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु होता है जो दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। केक बनाने में भी जीवाणुओं का ही उपयोग किया। अल्कोहल, शराब बनाने में जब इनकी किण्वन की क्रिया की जाती है, जब अंगूर जो भी चीजें से शराब बनती हैं उनको एक बॉक्स में मिक्स करके रात भर के लिए किण्वन के लिए रख दिया जाता है। और किण्वन की प्रक्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? सूक्ष्म जीवों के द्वारा संपन्न होती है। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में देखो, आप देखो कहीं हमने फल सब्जियों इनका कचरा या छिलके डाल दिए है ना, तो कुछ समय बाद हम देखेंगे कि वहाँ पे वो गल के समाप्त हो जाते हैं, है ना। तो वो किसके कारण हुए? सूक्ष्म जीवों के कारण ही हुआ है। तो एक तरीके से हम तो प्रकृति को गंदा कर रहे हैं, पर्यावरण को गंदा कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? पर्यावरण को स्वच्छ करने का काम कर रहे हैं। जो भी सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको अपघटित करने का कार्य कौन करता है? सूक्ष्म जीव करते हैं। तो एक तरीके से ये पर्यावरण को स्वच्छ करने का भी कार्य करते हैं। औषधि निर्माण में किस तरीके से औषधि? आपने देखा होगा कि छोटों बच्चों को टीका लगाया जाता है, पोलियो का टीका लगाया जाता है। तो ये पोलियो का टीका क्या है? क्या इसमें वैक्सीन होती है? नहीं, इसमें कोई वैक्सीन नहीं होती। वो पोलियो का जो रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु होते हैं उनको ही निष्क्रिय अवस्था में हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि भविष्य में जब हमें पोलियो की शिकायत हो तो हमारे शरीर में पहले से ही एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षा तैयार हो। तो ये सारे जीव जो सूक्ष्म जीव पढ़े हमने, ये सारे कितने महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए। ठीक है, ईस्ट खमीर एक प्रकार का कवक है जो खाद्य पदार्थों को फुला देता है। बेकिंग उद्योग बेकरी में ईस्ट का उपयोग कर ब्रेड, पेस्ट्री, केक आदि बनाए जाते हैं। जब मैदे में चुटकी भर ईस्ट खमीर डालकर उसे गूंथ लेते हैं तब ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के बाद CO2 छोड़ते हैं। गैस से बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। अब आता है सूक्ष्म जीवों का वाणिज्य उपयोग। मतलब उसके द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा शराब को किस तरीके से बनाया जाता है। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड बनाने में सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। जो गेहूं, चावल, फलों के रस आदि से शर्करा होती है। जब इसमें ईस्ट मिलाते हैं तो किण्वन की प्रक्रिया द्वारा अल्कोहल या शराब बनाई जाती है। और ये जो किण्वन की प्रक्रिया होती है ये किसके द्वारा संपन्न होती है? सूक्ष्म जीवों के द्वारा संपन्न की जाती है। किण्वन वह प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में बदलना किण्वन कहलाता है। ये डेफिनेशन है जो बहुत सी बार पूछी जाती है। बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 नंबर में ये डेफिनेशन पूछी जाती है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग। अब हमने मित्र सूक्ष्म जीवों का वाणिज्य उपयोग पढ़ लिया। अब इनको औषधियों में किस तरीके से उपयोग किया जाता है। जीवाणु तथा कवक से अनेक प्रकार की औषधियां बनाई जाती हैं, जैसे प्रतिजैविक। ऐसी औषधियां जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन।
अब इन्हें हमें प्रतिजैविक औषधियाँ बनाती है, लेकिन क्या हमें इनका लगातार सेवन करने से हमें फ़ायदा होता है? अगर हम दर्द की लगातार टेबलेट लें तो एक समय ऐसा आता है कि दर्द की टेबलेट हमारे शरीर पर काम करना ही बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर पूरी तरीके से उस टेबलेट पर आधारित या निर्भर हो जाता है। तो हमें दवाइयाँ भी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेनी चाहिए। हमें प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। दवाइयों का पूरा कोर्स लेना चाहिए। आवश्यकता होने पर ही इन दवाइयों को लेना चाहिए, अन्यथा ये भविष्य में कम प्रभावी हो सकती हैं। अनावश्यक रूप से इन दवाइयों के सेवन से लाभकारी जीवाणु मर सकते हैं। सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फफूंद कवक से पेनिसिलिन नामक दवाई बनाई थी। जो पेनिसिलिन नाम का टीका की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर ने की थी। वैक्सीन यानी टीका। अब वैक्सीन और टीका जो हमें लगाया जाता है उसमें निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को इंजेक्ट किया जाता है। अगर वो एक्टिव फॉर्म में रहेंगे तो हमारे शरीर में तो बीमारी पैदा करेंगे, लेकिन निष्क्रिय यानी पूरी तरीके से मरे हुए भी नहीं होते, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं कि वो हमारे शरीर में बीमारी पैदा करने के योग्य नहीं होते। रोग कारक मृत अथवा या निष्क्रिय सूक्ष्मजीव स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने को प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग नष्ट कर देती हैं। ये प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा बनी रहती, इसी मृत या निष्क्रिय सूक्ष्मजीव को टीका कहते हैं। सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने 1758 में चेचक का टीका बनाया। हैजा, चेचक, हेपेटाइटिस आदि अनेक बीमारियां वैक्सीन से रोकी जा सकती हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अब आता है मिट्टी की उर्वरता। अब किस तरीके से सूक्ष्मजीव मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करते हैं? मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं नील हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं। यह प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है ना, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। राइजोबियम फलियों की गांठों में पाया जाता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार होता है। मैंने चैप्टर नंबर 1 में बताया था कि फसल चक्रण क्यों आवश्यक है। फसल चक्रण और एक समय एक ऋतु में फलीदार पौधों को क्यों बोया जाता है? क्योंकि फलीदार पौधों जो फलियों की गांठों में राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है जो वायुमंडल में नाइट्रोजन को ग्रहण करके नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। ठीक है, जो यौगिक नाइट्रोजन यौगिक में बदल जाते हैं जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। अब आता है हमारा हानिकारक सूक्ष्मजीव जो हम अगले पार्ट में कवर करने वाले। तब तक के लिए आप ये चैप्टर देखना, पढ़ना, नोट्स बनाना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।